के साथ नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं देश के उन वीर सपूतों को, जाबाज जवानों को नमन करना चाहता हूं जो देश के लिए शहीद हुए। हमारे वो जवान जिन्होंने लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दी, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चीन की फौज से मुकाबला करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 0 डिग्री से कम टेम्परेचर था, रात का भयानक अंधेरा था, चीन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन हमारे शूरवीरों ने गिरने से पहले 2-2, 3-3 चीनी फौजियों को मार गिराया। चीन की फौज पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, जानलेवा रॉड्स और खतरनाक नुकीले पत्थर लेकर आई थी। हमारे सैनिक इस तरह 2-2 हाथ करा नहीं थे। वो तो चीनियों को पीछे हटता देखने के लिए आए थे, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर करने गए थे। लेकिन अचानक हमला हुआ तो भी हमारे सैनिकों ने संभलने में देर नहीं लगाई, और जब पलटन संभली तो चीन के सैनिकों को ढेर कर दिया। शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू का ट्रांसफर हो चुका था। उन्हें अपने परिवार के साथ हैदराबाद जाना था। शहीद कुंदन की 17 दिन की बच्ची है, वो उसे देखने का सपना संजोए बैठे थे। बलिदानी पलनी को अपने नए घर में जाने का इंतजार था। शूरवीर राजेश की मां ने उनकी शादी के लिए लड़की देख ली थी। उन्हें इंतजार था दूल्हा बनने का, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाया देश के लिए। इन सारे वीर जवानों ने भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज पूरा देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को विदाई दे रहा है। कई जगह पर अंतिम संस्कार हुए। मैं आज की बात में आपको इन शहीदों के बारे में बताऊंगा, इनके जीवन की कहानी सुनाऊंगा, तो आपका माथा गर्व से ऊंचा हो जाएगा, आंखें नम हो जाएंगी और सिर इन बहादुर जवानों के सम्मान में अपने आप झुक जाएगा। गलवान वैली में चीनी फौज के साथ जो फेस ऑफ हुआ, उसे लीड करने में सबसे आगे थे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष अपनी पलटन को लीड कर रहे थे। कर्नल संतोष बाबू का ट्रांसफर 3 महीने पहले हैदराबाद हो चुका था, लेकिन हालात को देखते हुए कर्नल वहां डटे रहे। परिवार दिल्ली में कर्नल संतोष के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन देश के इस बहादुर बेटे की तिरंगे में लिपटी लाश लौटी। कर्नल संतोष तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। परिवार में माता पिता है, पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी और बच्चे आज सुबह ही हैदराबाद पहुंचे। सेना के विशेष विमान से शहीद का शव हैदराबाद पहुंचा। राज्य सरकार ने शहीद कर्नल को श्रद्धांजलि दी। कर्नल संतोष का कल सुबह सूर्यापेट में अंतिम संस्कार होगा। 16 BR रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष करीब 1.5 साल से लद्दाख में पोस्टेड थे। कर्नल संतोष बाबू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और 2 बच्चे दिल्ली में रह रहे थे। परिवार हैदराबाद में पोस्टिंग से काफी उत्साहित था, क्योंकि वो अपने घर के करीब जा रहे थे। दिल्ली में पत्नी ने सामान की पैकिंग कर ली थी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कर्नल संतोष के पिता वी उपेंद्र का कहना है कि उन्हें चीन के साथ तनाव के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस सपने में भी नहीं सोचा था इस टेंशन की वजह से उनके बेटे की जान चली जाएगी। शहीद कर्नल संतोष की मां मंजुला का इकलौता बेटा चला गया। इसका गम तो मां ही समझ सकती है। बुढ़ापे में बाप को जवान बेटे का शव उठाना पड़े, इसका बोझ एक पिता समझ सकता है। लेकिन उनका बेटा देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ, उसने पीठ नहीं दिखाई, इसका उन्हें गर्व है। कर्नल संतोष बाबू अब नहीं रहे। एक तरफ हमें दुख तो है कि हमारा इकलौता बेटा नहीं रहा, मगर दूसरी तरफ गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया है। मेरा एक बेटा एक बेटी है। मेरी बहू को सूचना रात में ही दे दी गई थी। मुझे अगले दिन दोपहर में बताया गया।
ताकि मुझे इस सदमा ना पहुंचे। మధ్యాహ్నం చెప్పింది నేను తట్టుకోలేనని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నాకు చెప్పింది. मुझे आज लता जी का गाया, प्रदीप का लिखा वो गाना याद आ रहा है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। संगीन पे रख के माथा सो गए अमर बलिदानी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले हवलदार के पलनी चीनी सैनिकों का साथ संघर्ष में शहीद हुए। पलनी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चीन के साथ टेंशन के बीच कुछ दिन पहले हवलदार पलनी ने अपनी पत्नी से बात की थी। उनकी पत्नी से कहा था कि वो कुछ दिन बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हालात खराब हैं। लद्दाख से पहले हवलदार पलनी राजस्थान और इलाहाबाद में पोस्टेड थे। के पलनी ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर घर बनवाया था। 3 जून को पलनी के जन्मदिन के मौके पर परिवार ने नए घर में गृह प्रवेश किया था। गृह प्रवेश के लिए पलनी घर नहीं जा पाए थे। उन्होंने मोबाइल फोन पर ही पूजा पाठ देखा। वो अपना घर देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शहीद होने वालों में एक नाम कुंदन ओझा का भी है। 26 साल के कुंदन ओझा की कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा की 17 दिन पहले एक बेटी हुई थी। कुंदन के घर में बेटी के आने की खुशी थी। कुंदन जल्दी से जल्दी घर जाकर अपनी बेटी को गोद में उठाना चाहते थे। एक ललक थी, एक इंतजार था, प्रतीक्षा थी। लेकिन 1 महीने से सरहद पर टेंशन थी, इसलिए उन्होंने छुट्टी मांगी ही नहीं। वो देश के लिए लड़ना चाहते थे। कुंदन ओझा कल शहीद हो गए। न पिता अपनी बेटी का चेहरा देख पाया और न कभी बेटी पिता का चेहरा देख पाएगी। कुंदन 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। शहीद कुंदन के पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। बेटा उनका सहारा था, उनकी आस था, उनकी उम्मीद था। जैसे ही बेटे के शहादत की खबर गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम फैल गया। माता पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। सोचिए उस बच्ची के बारे में जो अभी अभी दुनिया में आई है, जिसका चेहरा पिता ने देखा तक नहीं और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। गलवान में हवलदार सुनील कुमार ने भी देश के लिए जिंदगी न्यौछावर कर दी। सुनील पटना के तारानगर सिकरिया गांव के रहने वाले थे। सुनील कुमार का एक बेटा और एक बेटी है। सुनील कुमार ने 2002 में आर्मी ज्वाइन की थी। हवलदार सुनील कुमार की शहादत की खबर से उनके घर में मातम है। आज शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, जहां आर्मी और लोकल प्रशासन ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। बिहार के सहरसा के कुंदन यादव के परिवार में भी बहुत शोक है, दुख है, तकलीफ है। गरीब परिवार से आने वाले सिपाही कुंदन यादव ही परिवार का सहारा थे। उन पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। शहीद कुंदन यादव के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटी की उम्र 6 साल और दूसरे की 4 साल है। बच्चों के सिर से छोटी सी उम्र में पिता का साया उठ गया। जब से कुंदन यादव के शहीद होने की खबर परिवार को मिली, माता पिता के आंसू थम नहीं रहे। मेरा भतीजा कुंदन कुमार, कल वहाँ से 10 बजे रात में फ़ोन आया कि आपका भतीजा जो है नरेंद्र यादव का पुत्र वह शहीद हो गया है बॉर्डर पर। और परिवार का लोग सुन करके शोक व्याप्त हो गया, रोने लगा। लेकिन साहस की बात यह है कि बॉर्डर पर वीर गति को वह प्राप्त किया है देश की रक्षा के लिए। और मान सम्मान की माने बहुत बड़ा अथी है, गर्व की बात है। वाकई में हमें गर्व है इन जवानों पर, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जान न्यौछावर कर दी। बिहार के एक और सपूत, देश के लिए जान देने वाले समस्तीपुर के अमन कुमार सिंह हैं। ये भी गलवान में चीनी फौजियों से लड़ते हुए शहीद हुए। 1 साल पहले ही शहीद अमन कुमार की शादी हुई थी। फरवरी में घर आए थे।
मई में फिर आने की बात कहकर गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिपाही कुमार घर पर नहीं आ पाए। अब अमन कुमार की मौत की खबर आई। मां और पत्नी का क्या हाल होगा, ये सोचकर भी दिल कांप जाता है। अमन 2014 में ज्वाइन किया आर्मी में, और 16 के 9 बजे रात में फोन आया, जो आप अमन के पापा बोल रहे हैं? हम बोले हाँ। तो अमन शहीद हो गए। देश के लिए मरा तो अब और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देश को इस पिता पर गर्व है। बेटा खोकर भी जिसके मुंह से ये शब्द निकले कि बेटा देश के लिए शहीद हो गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक और शहीद लद्दाख में राजेश औरंग ने भी देश की मिट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के रहने वाले शहीद राजेश औरंग 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने 2015 में आर्मी ज्वाइन की थी। शहीद राजेश औरंग को जुलाई में छुट्टी पर आना था। मां ने बेटे के लिए लड़की देख ली थी, उसकी तस्वीर बेटों को भेज दी थी। मां सोच रही थी बेटा छुट्टी पर आएगा तो उसकी शादी करवा देगी। राजेश औरंग का परिवार बहुत गरीब है, पिता मजदूरी करते हैं। 5 साल पहले बेटे ने आर्मी ज्वाइन की तो परिवार को लगा अब परिवार की मुसीबतें कम हो जाएंगी। मुसीबतें कम हुई भी, बेटे ने घर को संभाला भी, लेकिन कल रात जब बेटी की शहादत की खबर घर पहुंची तो माता पिता की वजह से दुनिया ही उजड़ गई। पश्चिम बंगाल का एक और बहादुर बेटा चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुआ। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के विपुल रॉय ने ड्यूटी करते हुए शहादत दी। शहीद विपुल रॉय की पत्नी रूपा रॉय 5 साल की बेटी के साथ मेरठ में किराए के घर में रहती हैं और बाकी पूरा परिवार पश्चिम बंगाल में रहता है। शहीद विपुल रॉय के पार्थिव शरीर को अलीपुर द्वार उनके घर ले जाया जाएगा। पत्नी रूपा रॉय भी पश्चिम बंगाल जाएगी। पंजाब के मानसा के शहीद गुरतेज सिंह के बारे में सुनकर कलेजा कांप जाएगा। 22 साल के बहादुर गुरतेज 1.5 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे। कल उनके भाई की शादी थी और कल ही गुरतेज के शहीद होने की खबर आई। गुरतेज सिंह भी चाहते थे वो भाई की शादी में शरीक हों, लेकिन बॉर्डर पर ड्यूटी जरूरी थी, देश की रक्षा जरूरी थी। उन्होंने भाई की शादी के लिए छुट्टी नहीं मांगी। घर पर खुशियों का माहौल था, नाच गाना हो रहा था, लेकिन एक फोन कॉल ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। खुशियां मातम में बदल गई। कहता सी मैं फौज ही मम्मी भर्ती होना, मैं फौज ही होना। ट्रेन करी। वो कहता था मुझे फौज में ही भर्ती होना है। कई और जगह उसने कोशिश की थी, लेकिन कहता था कि फौज में ही जाना है। मैंने कहा कि जहाँ तेरा मन करता है वहाँ नौकरी कर। पहली बार में ही मेरा बच्चा भर्ती हो गया। बच्चे को बड़ी चाह थी, वो आर्मी में गया भी बहुत शौक से था। कहता था मम्मी नौकरी लग गई, अब मैं ड्यूटी करूँगा। करो बड़े शौक ना गया कि मम्मी मैं उत्थे उस पासे मेरी ड्यूटी लग गई है, उत्थे मैं करूँगा ड्यूटी। ये देश के वो रणबांकुरे हैं जिन्होंने चीनी फौज के साथ संघर्ष में अपनी जान दे दी। एक एक जवान ने 2-2, 3-3 चीनियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गणेश कुंजम भी गलवान में शहीद हुए। 1 महीना पहले सिपाही गणेश कुंजम की चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। 27 साल के गणेश कुंजम की मां ने बेटे की शादी तय कर दी थी। अगले साल छुट्टी पर शादी की प्लानिंग थी, लेकिन अब मां का सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि बेटे ने तो देश के लिए मौत को गले लगा लिया। कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया। हाँ शहीद हो गया करके ना। और उनको मैं बोला कि कहाँ पे है ऐसे करके ना, तो चीन बॉर्डर आप टीवी चैनल देखिए जहाँ पे जो युद्ध चल रहा है। तो मैं तुरंत जाके टीवी को ओपन करके देखा तो 3 आदमी का नाम बता रहे थे, बाकी आदमी का नहीं था। ये वो जवान हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। ज़्यादातर जगह पर पूरा का पूरा परिवार किसी सिपाही पर, किसी हवलदार पर डिपेंडेंट था।
झारखंड के सिपाही गणेश हंसदा ने भी शहादत दी। आदिवासी इलाके ईस्ट सिंहभूम के गणेश हंसदा सिर्फ 21 साल के थे। 21 साल तो जीने की, खेने खालने की उम्र होती है, लेकिन वो देश के लिए लड़े। 2 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे और बेटा जब फौज में भर्ती हुआ था तो गरीब परिवार को लगा था अब अच्छे दिन आएंगे। माँ ने बेटे के लिए लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गणेश हंसदा के भाई ने बताया कि गणेश ने 3 हफ्ते पहले परिवार से फोन पर बात की थी और परिवार को बताया था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इन बहादुर जवानों की गाथाएं सुनकर, इनकी वीरता की कहानी सुनकर, इनके माता पिता के दुख भरे चेहरे देखकर, शहीदों के छोटे छोटे बच्चों के चेहरे देखकर और चीन के बारे में सोचकर खून तो खौलता है, गुस्सा तो बहुत आता है। पूरा देश चाहता है कि चीन को सबक सिखाया जाए, चीन को ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि फिर वो ऐसी हिमाकत ना करे। सवाल ये भी है, इन शहीदों के प्रति अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? मुझे लगता है सबसे पहली जरूरत तो यह है कि सारा देश, सारे राजनीतिक दल, अलग अलग विचारधारा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे एकजुट होकर खड़े हों। देश के लिए शहीद होने वाले परिवारों को, हमारे सुरक्षा बलों को ये मैसेज आए कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है, उनके पीछे खड़ा है। पूरी दुनिया को ये संदेश देने की जरूरत है कि अगर भारत की एकता अखंडता पर हमला होगा तो हम सारे मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। और आज जरूरत इसी बात की है कि चीन को करारा जवाब दिया जाए। ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोरोना ने भारी नुकसान किया है। हो सकता है जो जवाब चीन को देना पड़े उससे और भी आर्थिक नुकसान हो, लेकिन जवाब तो देना होगा, इसकी कीमत चाहे जो भी देनी पड़े। यही वादा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हम सबको प्रधानमंत्री के संकल्प को अपना संकल्प मानकर उनके साथ खड़े होना है। ये वक्त का तकाजा है, देश की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें देश की भावनाओं का एहसास है। शहीदों के खून के एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। मोदी ने कहा कोई भारत की नरमी को भारत की कमजोरी न समझे। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कैसे करनी है ये भारत भली भांति जानता है। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है।
जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। सधे अंदाज में, सख्त लहजे में, संयमित शब्दों में जो बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती है, वो सब आज प्रधानमंत्री ने कह दी। जिस लहजे में कही, उसके बाद देश के लोगों को यकीन है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तानी आवाम तो छोड़िए, चीन की सरकार को भी समझ में आ गया है कि अब बात हाथ से निकल रही है। नरेंद्र मोदी के बोलने का मतलब है चीन को गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज दिल्ली में बीजिंग को साफ साफ मैसेज दिया। प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ लफ्जों में सीधी बात कही, और उससे थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के अपने काउंटर पार्ट वांग यी के सामने विरोध जताया। दोनों के बीच फोन पर बात हुई और फिर विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया। एस जयशंकर ने कहा कि 15 जून की रात चीन ने गलवान वैली में जो कुछ किया वो सोची समझी साजिश थी। ये कोई स्पर ऑफ मूवमेंट में हुआ टकराव नहीं था, बल्कि चीन का ये एक्शन प्री मेडिटेटेड था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। और इस घटना का असर हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप पर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि 6 जून को सीनियर मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत के बाद टकराव कम करने और अपनी पोजीशन से पीछे हटने की बात हुई थी। दोनों सेनाओं के बीच ये तय हुआ था। ग्राउंड कमांडर्स पिछले एक हफ्ते से इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश में लगे थे और इसमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी। लेकिन इसी दौरान चाइनीज आर्मी ने LAC पर हमारे नियंत्रण वाले इलाके में तंबू लगाने शुरू कर दिए। इसी के बाद चीन ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से हिंसा भड़की और जाने गई। चीन की नीयत LAC पर स्टेटस को यानी यथास्थिति को बदलने के हमारे समझौते का उल्लंघन करने की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। जरूरत इस बात की कि चीन
अपनी हरकतों के बारे में दोबारा सोचे और अब उचित कदम उठाए। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सख्ती से सम्मान करना। अब मैं आपको आज की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको हालात की गंभीरता का अंदाजा होगा। श्रीनगर से लेह की तरफ सेना के जवानों का मूवमेंट शुरू हो गया है। श्रीनगर लेह हाईवे को आम लोगों के लिए आज बंद कर दिया गया, जिससे सेना के मूवमेंट में किसी तरह की रुकावट न हो। आज श्रीनगर से आर्मी के सैकड़ों ट्रक लेह की तरफ निकले। रास्ते में भी जबरदस्त सिक्योरिटी है। आम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अब चीन को सबक सिखाया जाए। आज श्रीनगर से जब आर्मी के ट्रक लेह के लिए रवाना हुए तो जनता ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, भारत माता की जय के नारे लगाए, कई जगह उन पर फूल बरसाए। भारत माता की जय, 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 वीर जवान। भारत माता की जय के नारे पूरे देश में गूंज रहे हैं। ये पूरे देश की भावना है। लद्दाख में चीन ने जो किया उसका असर लेह में भी दिखाई दिया। लेह में अब हेलीकॉप्टर से सर्विलांस की जा रही है। पूरी लेह वैली में हेलीकॉप्टर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसा बहुत कम होता है जब लेह में इस तरह का एयर सर्विलांस किया जाए। लेह का इलाका बहुत बड़ा है, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। इसलिए इतने बड़े इलाके में ग्राउंड सर्विलांस करना बहुत मुश्किल काम है। गलवान वैली में जो हुआ उसके बाद पूरे लेह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एयर सर्विलांस के अलावा लेह को लद्दाख से जोड़ने वाली रोड पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। ये रोड लेह और लद्दाख की लाइफलाइन है। लद्दाख में चीनी फौजियों के साथ फेस ऑफ से पैदा हुए टेंशन की आड़ में पाकिस्तान भी फायदा उठाने की फिराक में है। पाकिस्तानी फौज एलओसी पर सीज फायर का लगातार वायलेशन कर रही है। इस डबल चैलेंज से निपटने के लिए सेना ने इस इलाके में चौकसी और बढ़ा दी। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त गलवान वैली में हालात क्या हैं, सिचुएशन कैसी है। लद्दाख में आज भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच डिविजनल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। 3 घंटे तक बात चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों तरफ इस वक्त भी जबरदस्त तनाव है, टेंशन है और टकराव की हालत बनी हुई है, क्योंकि चीनी सैनिक अब भी गलवान वैली में जमे हुए हैं और भारत के जवान उनके सामने उतनी मुस्तैदी से, उतनी मजबूती से, उतनी तादाद में मौजूद हैं। हालांकि आज गलवान वैली की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि चीन ने किस हद तक गलवान वैली में हमारे इलाके में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की है। कितनी बड़ी तादाद में अपने मिलिट्री ट्रक्स को इकट्ठा किया। भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन चीन अब सीना जोरी पर उतर आया है। ये तस्वीरें प्लेनेट लैब नाम की कंपनी की तरफ से जारी की गई हैं। ये तस्वीर फेस ऑफ के एक दिन बाद यानी 16 जून की है, 24 घंटे पहले की है। इसमें चीन का सारा साजो सामान आपको दिखाई देगा। वैसे बात चीन अच्छी तरह जानता है कि गलवान वैली से उसका कोई लेना देना नहीं है। 1962 की लड़ाई के बाद से ही गलवान वैली पर भारत का पूरा कंट्रोल है, लेकिन चूंकि ये इलाका अक्साई चीन के पास है, इसलिए चीन गलवान वैली को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रहा है। और इस बार जिस वक्त पूरा देश मार्च अप्रैल के महीने में कोरोना के क्राइसिस से निपटने में लगा था, उसी दौरान चीन ने अपनी पोस्ट से आगे आकर गलवान की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी। वहां कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया, तंबू गाड़ दिए, हैवी मशीनरी को डिप्लॉय किया। चीन गलवान नदी के पास उस कच्चे रास्ते को पार करके कई किलोमीटर अंदर आ गया, जहां उसका कोई लेना देना नहीं था। और अब इसी कच्चे रास्ते को पक्का बनाने की तैयारी की जा रही है। गलवान वैली पर जहां चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उससे 7 किलोमीटर दूर भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट है। यह पूरा इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के दायरे में आता है, इसलिए यह पूरा इलाका बोन ऑफ कंटेंट बना हुआ है। चीन ने इस इलाके के ऊंचाई वाले क्षेत्र में चोरी छुपे पत्थर इकट्ठे किए। हमारे जवान पहाड़ के नीचे की तरफ थे,
जब हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को घुसपैठ करने से रोका, वापस जाने को कहा, तो चीनी सैनिकों ने ऊपर से हमारे सैनिकों पर भारी भारी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पहाड़ से पत्थर बरस रहे थे और नीचे नदी थी, इसलिए हमारे जवान अचानक हुए हमले में फंस गए। लेकिन हमारे बहादुर फौजियों ने बहुत जल्दी रिकवर किया, मोर्चा संभाला और चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। 20 जवान लड़ते लड़ते कई चीनी फौजियों को मारकर शहीद हुए। तस्वीरें देख रहे आपको ये समझ तो आ गया होगा कि चीन ने पूरी साजिश की और पूरी तैयारी के साथ हमारे सैनिकों पर हमला किया, और यह भी साफ हो गया कि हमारे जवानों को ऐसी जगह घेरा गया जहां बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद भी हमारे जवानों ने चीनी फौजियों के दांत खट्टे कर दिए। एक एक जवान ने 2-2, 3-3 चीनियों को मारा और इसके बाद खुद भी देश के लिए शहीद हो गए। गलवान का इलाका बहुत टफ टेरेन है। इस इलाके में टेम्परेचर -55 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन अब इस मुश्किल टेरेन में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। किसी भी मौसम में हमारी फौज वहां जल्दी से पहुंच सकती है। बस चीन इसी बात से परेशान है। चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत है लद्दाख में 255 किलोमीटर लंबी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सेक्टर DSDBO रोड के बनने से। चूंकि अब हमारी पहुंच गलवान वैली में आसान हो गई है, ये इलाका अक्साई चीन की सीमा के बिल्कुल पास है, इसलिए चीन को डर है और इसी डर की वजह से वो बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह इस इलाके पर कब्जा कर ले। मैं आपको बता दूं कि LAC पर हुए इस खूनी संघर्ष से कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद लद्दाख के दरबुक में इस रोड तक पहुंचे थे। उन्होंने भारत चीन बॉर्डर सिचुएशन पर सीनियर अफसरों से बात भी की थी। विपरीत मौसम में सब जीरो टेम्परेचर में हमारे जवान किस तरह सरहद की हिफाजत करते हैं, ये देखा था। मुझे लगता है कि आज मनीष की रिपोर्ट आपको भी देखनी चाहिए। मनीष ने बताया कि इस रोड के बन जाने से भारतीय जवान 20 दिन की बजाय सिर्फ 8 घंटे में दरबुक से दौलत बेग ओल्डी सेक्टर पहुंच सकते हैं। ये रोड दौलत बेग ओल्डी जा रहा है। एक समय था कि दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने के लिए करीबन 15 से 20 दिन लगता था। दौलत बेग ओल्डी लद्दाख का आखिरी छोर है जिसके आगे चीन है। 1962 के युद्ध में चीन ने सबसे ज्यादा तबाही इसी दौलत बेग ओल्डी की तरफ मचाई। अब दुरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से महज 8 घंटे में हैवी व्हीकल भारतीय सेना के वहां तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं बल्कि दौलत बेग ओल्डी 4 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और चीन। दौलत बेग ओल्डी का जो मेन पॉइंट है, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन। जब मैप पर इसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा था तो उस दौरान भी दौलत बेग ओल्डी के साथ अक्साई चीन था, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता और यही वजह है कि इस एरिया को डिस्प्यूटेड माना जाता है। ये ठीक सामने दौलत बेग ओल्डी का रोड है, 255 किलोमीटर यहाँ से है और उसके बाद इस पूरे रोड को दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं। और ये पूरा रोड अब कंस्ट्रक्शन इसका 78 RCC है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हैवी व्हीकल भी यहाँ से आसानी से जा सकता है। दरअसल दौलत बेग ओल्डी में सबसे मुश्किल चुनौती मौसम की है, क्योंकि तापमान -55 तक चला जाता है। गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 के अलावा इस वक्त लद्दाख के पेंगोंग लेक के फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाकों में भी दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ जारी है। तनाव बना हुआ है। यहाँ भी दोनों सेनाओं के बीच कुछ दिन पहले टकराव की खबरें आई थी, लेकिन फिलहाल हालात उतने खराब नहीं हैं जितने गलवान वैली में हो गए हैं। लेकिन अब पेंगोंग लेक इलाके में भी चौकसी बढ़ा दी गई है और जैसा मैंने पहले बताया कि लेक की तरफ आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। पूरे लद्दाख में बॉर्डर एरिया की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में भी जहां जहां हमारी सीमाएं चीन से लगती हैं, हमारी फौज चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद दरबुक के अलावा पेंगोंग लेक भी गए थे। यहां भी उन्होंने कुछ लोगों से बात की थी। लोगों ने बताया कि जब भी चीन ने
बैनर लेकर आने की कोशिश की, झगड़ा करने की कोशिश की, तब भारत ने सख्ती के साथ चीन को हैंडल किया और बार बार चीन को उसकी टेरिटरी में वापस भेज दिया। शांसी झील पेंगोंग सो लेक है। ये नीली झील है, खारे पानी की झील है, कुल मिला के 134 किलोमीटर की है। 45 किलोमीटर भारत के पास है और 90 किलोमीटर चीन के पास है। ठीक सामने फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया है। दरअसल ये वो इलाका है जहां से ये पेंगोंग सो लेक चीन की तरफ जाती है और यही मेन टर्निंग पॉइंट भी है। जी, फिंगर 4 इसी पे पहाड़ी के पास आसपास है। ये सामने नाला है, पेट्रोल बेस से आगे है। वहाँ से दूसरा फिंगर 3, 4 आगे है, इस पहाड़ी के पीछे। वहाँ पे हुआ था पिछले 2017 में। तो अभी तो यहीं हुआ इन साल तो ये बोर्ड का टक्कर यही पॉइंट पे हुआ सर, थोड़ा आगे हुआ सर पॉइंट पे। यहाँ पे पत्थर हुआ सर, चाइना और इंडिया का फर्स्ट लुक यहाँ पे पत्थर मारा किया जाए सर। जी सर, यही तस्वीर दरअसल भारतीय सेना के जो जवान इस समय फॉरवर्ड लाइन पर तैनात हैं उनके लिए भी है। ये पूरी पेंगोंग सो लेक, जिसे नीली झील कहते हैं, कुल मिला के 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी कई जगहों पर है और डेप्थ इसकी 200 मीटर तक भी है। उसके बावजूद क्योंकि ये खारे पानी की झील है, कई किनारों पर यहाँ पर नमक भी जम जाता है। ठंड के मौके पर 3 महीने तक ये झील पूरी तरह से जमी हुई होती है। आप ये कह लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस झील को क्रॉस कर जाती हैं और यही वजह है कि अपने 45 किलोमीटर के इस एरिया में भारतीय सेना लगातार पेट्रोल करती है ताकि गलती से भी चाइनीज इस एरिया के अंदर ना आ सके। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ, इस पूरे इलाकों को समझते हैं, भारत और चीन के रिश्तों को समझते हैं। इस फेस ऑफ को उन्होंने बड़े क्लोजली मॉनिटर किया है। तो एक बार मनीष के पास चलते हैं ताकि ये जान लें कि इस वक्त ताज़ा हालात क्या हैं। मनीष, इस समय ताज़ा हालात जी अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट रजत जी, अभी तक के सबसे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। पहला अपडेट ये कि रक्षा मंत्री, साथ में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने इसका ब्यौरा दिया और उसके साथ साथ जो एक एक डिटेल है उसके बारे में इसमें जिक्र किया। खासतौर पे पिछले 48 घंटे में जो हैपनिंग हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गलवान के इलाके में, खासतौर पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चाइनीज पीएलए की लोकेशंस और अपने 20 जवानों की जो शहादत हुई है, जिस तरीके से उसका सीक्वेंस के बारे में फिर से बताया गया और प्रोजेक्शन बताया गया कि आज जो करीबन 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेजर जनरल रैंक ऑफिसर मीटिंग इस समय लद्दाख में हुई थी, जिसमें 3 डिफ के कमांडर जनरल बाप्टा थे। उन्होंने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात की और जो दिल्ली का मैसेज था वो चाइनीज पीएलए तक पहुंचाया। दिल्ली का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अप्रैल 2020 के जो स्टेटस को है उसको मानना पड़ेगा, जो वायलेंस फेस ऑफ किया है चाइनीज पीएलए ने उसे बंद करना पड़ेगा, अपने जो स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं बिल्डअप एरिया जो है गलवान के इलाके का उससे पीछे हटना पड़ेगा और पेंगोंग सो के जो एरिया है वो फिंगर 8 पर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग दी गई। उसके बाद जो तीसरा अपडेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रजत जी, जिस तरीके से लगातार फेस ऑफ हुआ और ये वायलेंट एंगेजमेंट हुआ दोनों सेनाओं के बीच, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है। आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तौर पर अब इसे बदला जाएगा। अगर आप इसे साधारण शब्दों में समझे तो इसका मतलब यह है कि इस समय 1996 की ट्रीटी और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारतीय सेना वेपन्स का इस्तेमाल किसी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं करती, चाहे फ्लैश पॉइंट हो, फिश टेल हो, जहां पर परसेप्शन का डिफरेंस है या अलग अलग लोकेशन है। लेकिन उसके बाद अब चूंकि 20 जवान जिसमें से एक ऑफिसर भी हैं वो उनकी शहादत के बाद एक बार फिर से सोचने का जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर कह रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को सोचा जाएगा, समझा जाएगा और अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो उत्तराखंड का बाड़ा होती और लिपुलेख का एरिया है, यहां पर किस तरीके की इंगेजमेंट होगी, रूल ऑफ एंगेजमेंट वेरी करेगा। उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर का एरिया होगा यहां पर वेरी करेगा। लद्दाख का ये रीजन जिसमें खासतौर पे पेंगोंग सो का फिंगर 4 फिंगर 5 एरिया, उसके बाद डेमचौक, चुमार, देपसांग
और फिर डीबीओ का जो एरिया है गलवान और गोगरा पोस्ट का, यहां पर किस तरीके का होगा। अगर चाइनीज पीएलए अग्रेसिव होता है तो उसको जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। जिस तरह से इस बार पत्थरबाजी हुई है, सीमेंटेड रॉड का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज पीएलए ने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होगा। इसलिए रूल ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने की कवायद में आर्मी हेडक्वार्टर जल्द लगेगा। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के बुर्से और यांगसे का एरिया, जहां पर लगातार फेस ऑफ हुआ है, चाइनीज पीएलए प्रेशर बिल्डअप करता है, और उसके बाद सिक्किम का नाकुला एरिया। दरअसल ये पूरा 3488 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है रजत जी, यहां पर एक बार फिर से रूल ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने का प्रोसेस एक बार फिर से आर्मी हेडक्वार्टर और रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि भारतीय सेना बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है और किसी भी तरीके से पत्थर खाने के लिए भारतीय सेना नहीं है। तो ये एक सांकेतिक मैसेज है जो कि दिल्ली के द्वारा बीजिंग तक पहुंचाया गया है और बिल्कुल इसमें क्लियर है रजत जी। आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छे से समझा दिया इस समय क्या हालात हैं। लगातार नजर रखिए, हम आपके साथ लगातार टच में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष प्रसाद। हालांकि चीन से बातचीत जारी है। आज भी चीन के विदेश मंत्री से बात हुई, कमांडर लेवल की भी मीटिंग हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन बातचीत से मान जाएगा। वो अपनी गलतियों को समझेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष को 2 दिन बीत चुके हैं। 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन चीन ने अब तक ऑफिशियली अपने सैनिकों की शहादत को कबूल नहीं किया है। सैनिकों की मौत तो छोड़िए, चीन ने तो भारत के सैनिकों के साथ फेस ऑफ की बात को भी दबाने की कोशिश की है। चीन के अखबारों में आज कहीं भी गलवान वैली में हुए वायलेंट क्लैश का जिक्र तक नहीं है। चाइना की पीपल्स डेली और पीएलए डेली, ये दोनों सरकारी अखबार हैं, वहां मीडिया पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में है। इनमें कहीं भी एलएसी के विवाद की कोई खबर नहीं छापी गई। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन अपने मारे गए सैनिकों के फिगर्स इसलिए सामने नहीं ला रहा क्योंकि वह ऐसा करके बॉर्डर पर टेंशन को और बढ़ाना नहीं चाहता। और इस सब के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने आज जिस तरह का बयान दिया, वो चीन की असली नीयत को दिखाने के लिए काफी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस गलवान को लेकर झगड़ा हुआ वो तो चीन का इलाका है। भारत की सेना चीन के इलाके में आई थी, इसलिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि सरकार ने चीन के खिलाफ एक्शन तो शुरू कर दिया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीनी इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और एक और ताजा खबर यह है कि चीन के साथ खूनी संघर्ष में हमारे जो 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी हालत अब स्थिर है और कहा जा सकता है कि वो खतरे से बाहर हैं। इसके अलावा 18 घायल जवान जिनका इलाज लेह के आर्मी हॉस्पिटल में हो रहा था, वो भी बेहतर हैं। और बाकी 58 जवान जो मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें फील्ड हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया था, अब वो पूरी तरह से ठीक है। ये रात की खबर है। और चलते चलते मैं आपको चीन की एक चाल के बारे में बता दूं। चाइनीज आर्मी ने मिलिट्री ड्रिल का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ये वीडियो कब का, इसकी तारीख तो नहीं पता, लेकिन जिस जगह ये ड्रिल हुई वो गलवान वैली के पास का चाइनीज इलाका है। इस मिलिट्री ड्रिल में 155 व्हीकल्स और हजारों सैनिकों ने हिस्सा लिया। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को कल पोस्ट किया। खबर के साथ लिखा गया कि इस एक्सरसाइज का मकसद इंट्रूजन यानी घुसपैठ करना और बाद में उस इलाके पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करना था।